पर में बैटिंग करने आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी लास्ट ईयर ही आईपीएल में आए थे और इन्होंने ऐसा परफॉर्म करके दिखाया कि इनको इंडियन टीम में डेब्यू करा दिया गया। अब 2024 के अंदर इन्होंने 303 रन बनाए थे, लेकिन ये 303 रन कम नहीं थे। नीतीश को हर मैच में फिनिश करने के लिए भेजा गया था और इन्होंने हर मैच में रन बनाए थे। इवन एक मैच में जब इनकी बैटिंग जल्दी आ गई थी तो इन्होंने 76 रन बनाए थे और इनका स्ट्राइक रेट भी 143 के अराउंड है। देखिए, अगर नीतीश कुमार रेड्डी चलते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी फिनिश मिलने वाली है एसआरएच के लिए, और अगर ये नहीं चलते तो इनके बाद 5 नंबर में बैटिंग करने आएंगे हेनरिच क्लासन। क्लासन 2022 में आईपीएल में अनसोल्ड गए थे, इसके बाद 2023 में इन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाए और 2024 में इन्होंने बना डाले रिकॉर्ड 479 रन। अभी यदि आप क्लासन को देखोगे तो इनको सबसे ज्यादा पैसे देके रिटेन किया है एसआरएच ने। क्लासन की वैल्यू आईपीएल के अंदर विराट कोहली से ज्यादा है और इसका कारण यह है कि फिनिशर इन्होंने आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। देखिए, 2024 आईपीएल में क्लासन को हमेशा फिनिश के लिए भेजा गया, लेकिन फिनिश करते हुए क्लासन ने 171.07 के स्ट्राइक रेट से 4 हाफ सेंचुरी मार दी और इतने कमाल के स्कोर बनाए कि इनकी दम पर टीम ने 300 रन तक टच किए। और अगर ये चलते हैं ना तो हर मैच में एसआरएच बनाने वाली है 250 रन, क्योंकि इनके जैसा बैट्समैन और इनके जैसा फिनिशर पूरे आईपीएल में कोई नहीं है अभी के टाइम में। और ये 5 प्रॉपर बैट्समैन एसआरएच के पास जो बताते हैं कि एसआरएच फाइनल तक इजीली जाएगी अगर इनमें से 2 भी चले तो। लिटरली मेरी नजर में आईपीएल का बेस्ट टॉप ऑर्डर है, इससे अच्छी बैटिंग किसी टीम के पास नहीं है। वेल, इन सब के बाद अभिनव मनोहर आने वाले हैं, जिनके बड़े स्कोर तो नहीं है लेकिन ये भी काफी अच्छे 6 हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर ये भी चलते हैं तो ये अच्छे खासे रन बना के जाएंगे और डीप में अच्छी बैटिंग मिल जाएगी एसआरएच को। और इसके बाद एक इंपैक्ट प्लेयर में एसआरएच का कोई ना कोई बैट्समैन ही आएगा जो फिनिश करके जाएगा। और अगर ये बैट्समैन नहीं चलता है तो फिर आएंगे पैट कमिंस। पैट कमिंस है तो बॉलर, लेकिन बैटिंग में एक कमाल के छक्के मारते हैं। अगर आपने पैट की बैटिंग देखी है तो आपको पता होगा कि इन्होंने कितने सारे रन मार रखे हैं। ये लिटरली एक ओवर में 20-20 रन मार जाते हैं कभी कभी और ऐसे में अच्छा फिनिश दे सकते हैं। वैसे इनकी जरूरत बहुत कम ही पड़ेगी क्योंकि एज बैट्समैन कभी टीम इनको देखते ही नहीं है, एज बॉलर और एज कैप्टन ही आते हैं। तो यहाँ तक मतलब 8-9 नंबर तक इनकी बैटिंग होने वाली है जो काफी बढ़िया बैटिंग है और इसके बाद इनकी बॉलिंग आएगी। देखिए, एसआरएच की बॉलिंग ट्रिपल ओजी बॉलिंग है। इनसे अच्छी बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी की देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एसआरएच के अंदर जो बॉलर्स हैं उनमें सबसे पहले हमारा पैट कमिंस का। पैट कमिंस इतनी कमाल की बॉलिंग लेथल डिलीवरी डालते हैं कि 4 ओवर में 20-20 रन बसाते हैं, ये रन ही नहीं खर्चते। और पैट कमिंस विकेट भी लेके जाते हैं, तो पैट कमिंस के ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल है। वेल, पैट का बॉलर नहीं बल्कि कप्तान भी होगा, क्योंकि इनका माइंडसेट ही ऑस्ट्रेलिया को भी चैंपियन बनाया था 2023 के अंदर। और पैट ने 2023 के बाद अपने माइंडसेट से ही इनको फाइनल तक लेके गए थे 2024 में। अगर पैट अगेन वैसी कैप्टनसी करते हैं तो 2025 आईपीएल में इजीली एसआरएच की कप्तानी की दम पर जीत जाएगी। वेल, पैट के बाद जो इनकी बॉलिंग लाइनअप में ऐड हुए नए बॉलर, वो एसआरएच को बॉलिंग में बहुत डेप्थ देते हैं। सबसे पहला नाम तो मोहम्मद शमी का है। मोहम्मद शमी 2023 में पर्पल कैप विनर थे और ये भी इस टीम का हिस्सा बन गए हैं। इनकी बॉलिंग इतनी कमाल है कि इनसे ज्यादा विकेट तो बुमराह नहीं ले पाते हैं और ऐसे में मोहम्मद शमी अभी इस टीम का हिस्सा है। शमी के बाद हर्षल पटेल इस टीम का हिस्सा है, जिनको थोड़ी सी मार तो पड़ती है लेकिन 2 बार ये पर्पल कैप जीत चुके हैं। देखिए, 2024 में हर्षल पटेल को मिली थी पर्पल कैप, इसके पहले शमी को मिली थी पर्पल कैप और दोनों अभी एसआरएच में ही है। और ये जो 3 ट्रिपल ओजी जो इनका फास्ट बॉलिंग का यूनिट है, इसके बाद इनके पास स्पिनर भी है। इनके पास 2 ऐसे स्पिनर है जो रीढ़ की हड्डी है इनकी टीम की। कोई भी स्पिन पिच लखनऊ में मैचेस होंगे तो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट सामने वाली टीम की कमर तोड़ देगी। इनकी टीम एडम जैम्पा है जो ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर माने जाते हैं, और साथ में इनके पास राहुल चहर है जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है आईपीएल के। अब जैम्पा को आईपीएल का तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 11 मैच बस इन्होंने खेले और 11 मैच में 21 विकेट ले गए। आप ये समझिए कि 11 मैच में इन्होंने 21 विकेट लिए हैं, मतलब एडम जैम्पा अगर पूरा एक सीजन खेल लेते हैं तो ये पर्पल कैप ले जाएंगे। इतने कमाल की बॉलिंग यूनिट के साथ जब आएगी एसआरएच तो क्या ही इनकी टीम नजर आने वाली है। देखिए, लास्ट ईयर एसआरएच ने इजीली 250 प्लस का स्कोर बनाया था, लेकिन इनके पास डीप बॉलिंग नहीं थी। और बॉलिंग ना होने के कारण प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सामने वाली टीम भी चेस करने जब आती थी तो ऐसा लगता था कि चेस कर लेंगे, हालांकि वो कर नहीं पाते थे। बट इस साल तो इनके पास इतनी डीप बॉलिंग हो गई है कि अगर ये बैटिंग से 250 रन लगा देते हैं स्कोर बोर्ड में तो इनकी बॉलिंग से सामने वाली टीम 150 रन भी नहीं बना पाएगी। इस साल एसआरएच के पास बैटिंग भी डीप हो गई और बॉलिंग भी। और ऐसा लग रहा है कि अगर एसआरएच के सारे प्लेयर्स चल जाते हैं तो एसआरएच ये टाइटल इजीली जीत जाएगा। वेल, अगर मेरे को इनको रेट करना हो 10 में से तो मैं 10 में से 8.5 इनको रैंक देना चाहूंगा। और 8.5 मैंने इसलिए दिया है क्योंकि 1.5 नंबर जो इनका कट है वो ये है कि इनके पास लास्ट में मतलब क्लासन के बाद इतने बड़े हिटर नहीं है जो मुझे लगा कि शाहरुख खान ने सिर्फ एक ही क्रीपी लवर वाली मूवी की है, पर मैंने जब ये मूवी शुरू की तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये इस तरह की मूवी होगी, जहां मैं स्ट्रिक्टली फिल्म की पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि रोमांस के अप्रोच के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि इट ब्लोज माय माइंड। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि चलो कुछ मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद हीरो को उसकी हीरोइन मिल जाती है, जो कि बंदा परसिस्टेंट रहता है, जहां वो सारी लेंथ्स को क्रॉस कर जाएगा उसे पाने के लिए, जैसा हमेशा हिंदी सिनेमा में होता है। एंड यही एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ही था मेरा इस फिल्म को देखने के लिए कि चलो देखते हैं इस बार शाहरुख खान एक टेररिस्ट को प्यार में कैसे पड़वाते हैं। एंड जो तरीका मैंने देखा है मूवी में स्ट्रिक्टली प्यार को लेकर, for me it aged like milk. Stalking, toxic obsession, disregarding her personal space, चाहे वो नहाई क्यों ना रही हो, बार बार उसके क्लियरली मना करने के बावजूद भी उसके पीछे लगे रहना। एंड वो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी, वरना भाई अपने जेल में होते इस बेनाम पे कि वो लड़की अपने करियर में कुछ ज्यादा ही सीरियस और फोकस्ड है, तो इन चीजों के लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो अभी उसकी लाइफ से जाओ। जहां इवेंचुअली हीरो का क्रैश आउट होता है कि यार मैं
अरे भैया उठो, एक और नेपोटिज्म की पिक्चर आई है, सैफ अली खान का बेटा, जिसका डेब्यू हो रहा है। शायद इसलिए बोला क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं रोज फॉलो नहीं करता कि ये लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। और इनके सामने पिक्चर की मेन लीड है एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर की सिस्टर। पिछले हफ्ते शुक्रवार को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। मेरा देखने का उतना मन नहीं था, फिर जब आसपास सुन के पता चला कि उन्होंने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, क्यूरियोसिटी जाग गई। और मेरी इस वीडियो का टाइटल, पहला लाइन अगर तुमको थोड़ा हार्श लग रहा है, मैं आगे चल के वीडियो के अंदर अगर कुछ बोल दूं अनफेयर लगे, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज हैं, उनकी क्या गलती जो इनके घर में पैदा हुए। आई मीन ये सेम ट्रीटमेंट, सेम अप्रोच तो झूठी में मक्कार के टाइम पे तो किसी ने नहीं दिया, जिसमें रणबीर और श्रद्धा थे, बिकॉज वी ऑल नो कि उनको एक्टिंग आती है। पिक्चर की लीड एक्ट्रेस से तो बहुत ज्यादा मेरी उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनका काम देख रखा है। फिर भी हर एक वो मूवी जिसका टीजर ट्रेलर नहीं देखा, पहले से कोई माइंड में इमेज नहीं बनी है, तो एकदम रिलैक्स न्यूट्रल होकर देखने जाएंगे कि क्या किया, मे बी सरप्राइज मिल जाए। एंड एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ। पिक्चर की पहली लाइन ऐसा फेंक के मारते हैं, लाइक वेट अ मिनट, पॉज करो, आसपास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं सब कुछ दूर करना, घर का दरवाजा लॉक ताकि बाहर से कोई नहीं आए। आई एम टोटली लॉक्ड इन, एकदम ध्यान से फोकस करके देखने के लिए, और तुम भी ऐसा ही करना, फोन चलाते चलाते इसको व्हाइट नॉइज ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि पिक्चर की मेन कैरेक्टर ये मोहतरमा अपना पहला ही लाइन बोलती है कि बाहर से देखोगे तो लगेगा कि मैं काफी प्रिविलेज्ड, नहीं सॉरी, मैं एग्जैक्ट लाइन हूबहू रीड करना चाहता हूं, इसीलिए बाहर से देखो तो मैं प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट की पोस्टर प्रिंसेस लगती हूं। सुना तुमने? डैम, अभी और है, आगे सुनो। बट अंदर से क्यों देखोगे, जस्ट तो आपने ऑलरेडी कर लिया है। ऊ मैन, राड़ा राड़ा नुस्ता धूर। क्लियरली वो एक मेटा लाइन बोलने की कोशिश कर रही है जो पिक्चर के साथ साथ रियल लाइफ को भी रेफरेंस करे, और क्योंकि पिक्चर ने स्टार्टिंग में ही इसको एड्रेस कर दिया, मतलब क्या एक काफी हाईली इंटेलिजेंट मेटा सेल्फ रेफरेंस करने वाली एक अवेयर पिक्चर होगी। मैंने जिस तरीके से अवेयर बोला, क्या मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं, अवेयर क्लियरली समझ में आ गया दोस्तों। मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूं कि इस पिक्चर के अंदर दिखाए हुए स्कूल का एक ईंटा भी मेरी साल की फीस से ज्यादा महंगा होगा। लेकिन तुमको मजेदार बात पता है, ये लाइन अंदर से क्यों जज करोगे? नहीं, गलत बोल दिया मैंने, अंदर से क्यों देखोगे, जज तो तुमने ऑलरेडी कर लिया। मूवी के ऐसे टाइम पे बोला गया है जब तक अपने को कुछ भी नहीं दिखाया। लिटरली 3-4 शॉट्स हैं फूलों के बीच में चल के जाने वाले, ना हमने अब तक उस कैरेक्टर का आलिशान घर, उसकी परवरिश, उसका स्कूल कुछ नहीं देखा। इसका मतलब कि ये लाइन मूवी के कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल रियल एक्टर के लिए लिखी गई थी। पहले से ही अपने को एक भोली भाली विक्टिम दिखाना कि भाई देखो तुम तो पहले ही जज करने वाले हो, जस्ट बिकॉज मेरे फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्शंस है, मेरी परवरिश अच्छे घर अच्छे स्कूल में हुई है, और मुझे एक के बाद एक मूवीज मिलती जा रही हैं, तुम मुझे जज करोगे बिना कोई चांस दिए। तुम मुझे देखकर प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट की पोस्टर प्रिंसेस बुलाते हो, कभी एक मौका दिया तो इसीलिए चलो चांस दिया। पॉजिटिव और काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ मैंने ये मूवी देखनी चालू करी कि क्या दिखाया जाएगा अपने को, और पहले 5 मिनट में जो दिमाग का भरोसा हुआ है, इतने जोर से क्रिंज किया मैंने। लेट मी प्रेजेंट यू द मोस्ट इंपैक्टफुल एंड नेचुरल एडीआर ऑफ 2025। What? अरे क्या कर रहे हो यार अयान? ऐसे सीन्स काफी सारे देखने मिल गए जहां पर बाद में आपने ऑडियो डब करके ऊपर से डाला है और वो सीन के साथ मैच नहीं हो रहा। मॉडर्न डे स्टूडेंट ऑफ ईयर बनाने की कोशिश करिए काइंडा, जिसमें अमीर घरों के अमीर लड़के लड़कियां एक अमीर स्कूल में जाते हैं और उनका अपना ग्रुप है। होता क्या है, उसी ग्रुप का एक लड़का मेन कैरेक्टर को काफी मैसेज कर रहा है, उसके पीछे ही पड़ गया, बट इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम टू स्टॉप, मेन कैरेक्टर क्या करती है, कुछ नहीं, डीएम में ये लंबे लंबे मैसेज भरे हैं। जब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड देख लेती है, वही बेस्ट फ्रेंड जो ये मैसेज भेजने वाले लड़के में इंटरेस्टेड है, तो इसके दिमाग में थॉट आ जाता है कि शायद उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिसको गलत मूवी की मेन कैरेक्टर किसी भी तरीके से कर सकती थी, लेकिन उसने काफी यूनिक रास्ता चुना। इन्हीं अमीरों वाले स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जो कि मिडिल क्लास से है, स्पोर्ट्स में अच्छा, पढ़ाई में अच्छा, 6 पैक है उसके, दिखने में गुड लुक, नॉट सो प्रिविलेज और एंटाइटल्ड मोहतरमा उसके पास जाती है और कहती है कि हर हफ्ते का 25,000 दूंगी, मेरा बॉयफ्रेंड बनना है, लेकिन फेक वाला, ताकि मैं तेरे साथ कुछ फोटोज क्लिक करूं जिसमें चेहरा नहीं दिखेगा, लोग क्वेश्चन करेंगे कि कौन है ये, मेरे बर्थडे पे तुझे मेरे सारे फ्रेंड से मिलना है, ताकि उनको लग जाए कि हाँ तेरा मेरा चल रहा है और उस मैसेज भेजने वाले लड़के के साथ कुछ नहीं। यहाँ पर मुझे अंदाजा है कि आजकल जो स्कूल्स में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उनको शायद ये पिक्चर पसंद आ सकती है, क्योंकि अमीर स्कूल चकाचौंध, अमीरों के यहाँ पे ऐसा ही होता होगा वो वाला ड्रीम और डेवलपिंग ब्रेन। और अब तक तुमको इस पिक्चर में कुछ भी खराब नहीं लगा, तो लेट मी टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यही दोनों मेन लीड की एक्टिंग इतनी ज्यादा अनबेरेबल है। कुछ बुरी एक्टिंग होती है जिसको देखकर तुमको हंसी आ जाए, देशद्रोही बैडास रवि कुमार, ये उनमें नहीं आता, इसको देखकर सिर्फ सर दर्द आता है। इतने जगहों पे डायलॉग डिलीवरी इस तरीके से करी गई ना, लग रहा है कि वो लोग किसी एड की पैरोडी बना रहे हैं। ऑल ब्राइट